1 मई 2024 दिन बुधवार, स्थान बोकारो का डीसी कार्यालय, समय दोपहर 12 बजे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष और गिरिडीह से सांसद प्रत्याशी जयराम महतो अपने नामांकन के लिए पहुंचे, जहां पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती। मामला था 1932 के खतियान को लागू करने को लेकर साल 2022 में विधानसभा का घेराव के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़, जिसके तहत रांची के नगड़ी थाना में केस दर्ज किया गया था। काफी जद्दोजहद के बाद जयराम महतो को पुलिस ने अपने समर्थकों से बात करने की इजाजत दी, जिसके बाद अचानक जयराम मौके से गायब हो गए, या यूं कहें कि पुलिस को चकमा देकर निकल गए। यह बात ना तो जेल कैंप के आम कार्यकर्ताओं और समर्थक जानते हैं और ना ही पुलिस जानती है कि इस वक्त जयराम महतो कहां है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और जयराम अपने बचाव में कानूनी रास्ता तलाश रहे हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि बाहर रहते हुए उन्हें बेल मिल जाए, जिसके बाद वे अपने चुनाव प्रचार कर सकेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में अब कई सवाल झारखंडी जनमानस के सामने हैं। पहला सवाल यानी सवाल नंबर 1 कि आखिर कहां है जयराम महतो। सवाल नंबर 2, आखिर 2 साल पुराने मामले में जयराम महतो को उनके नामांकन के दिन ही क्यों गिरफ्तार करने आई पुलिस। सवाल नंबर 3, पुलिस को चकमा देकर आखिर क्यों भागे जयराम महतो और इसका कितना फायदा या नुकसान उनके लोकसभा चुनाव पर हो सकता है। और सवाल नंबर 4, इस पूरे प्रकरण में कितनी मजबूत या कमजोर होगी जेएलकेएम पार्टी और झारखंड की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इन्हीं सभी सवालों का ढूंढते हैं जवाब और शुरू करते हैं झारखंड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जयराम की गिरफ्तारी और उनके गायब होने की कहानी। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की सियासत की नब्ज टटोलता पॉलिटिकल विश्लेषण का सबसे बड़ा कार्यक्रम सियासी कहानी। सबसे पहले बात उस प्रकरण की जिसके आधार पर जयराम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस रांची से बोकारो पहुंचती है। 2022 में जयराम के नेतृत्व में झारखंड विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन पर और उनके साथी कई लोगों पर आरोप है कि विधानसभा घेराव के दौरान उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था और दंगा भड़काने की कोशिश की थी। इस संबंध में नगड़ी थाना में धारा 147, 149, 186, 188, 189 आदि के तहत केस दर्ज किए गए थे। इसी मामले में पुलिस बुधवार को उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचती है, लेकिन जयराम वहां से बचकर निकल जाते हैं। जयराम और उनके समर्थक लगातार यह बात कह रहे हैं कि उन्हें इस केस की कोई जानकारी ही नहीं है। उन्हें नहीं पता कि 2022 में ऐसा कोई मामला दर्ज भी हुआ था, वरना वे पहले ही बेल ले लेते और इस संबंध में उन्हें कोई नोटिस भी नहीं मिली। लेकिन हमारे हाथ में जो एफिडेविट है, जो उन्होंने अपने नामांकन के दौरान जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा है, इस पर तिथि अंकित है 1 मई का, यानी बुधवार को यह एफिडेविट जयराम ने खुद अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किया, जिसमें 2022 की इस घटना का साफ साफ जिक्र किया गया है। आप गौर से देखें इस पूरे मामले को। इसमें जयराम ने खुद लिखा है कि उनके ऊपर नगरी थाने में केस संख्या 48/2022 दर्ज, जिसके तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा चलाया गया है। मैं एक बात साफ साफ कह दूं कि हमने अपने स्तर पर इस एफिडेविट की सत्यता जांचने का प्रयास किया और हमें जानकारी मिली कि एफिडेविट बिल्कुल सत्य है। यानी कुल मिलाकर साफ शब्दों में कहें तो जयराम महतो को इस केस की जानकारी पहले से ही थी और यही वजह रही कि उन्होंने इस केस का जिक्र अपनी एफिडेविट में भी किया है। लेकिन जो दूसरी पॉइंट जयराम उठा रहे हैं कि उन्हें इस केस के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया है और अचानक पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने चली आई है, इस बात में सच्चाई नजर नहीं आ रही। जयराम कह रहे हैं कि उन्हें यदि पहले नोटिस दी जाती तो इस मामले में वे पहले ही बेल ले लेते। अब इसका जवाब पुलिस ही दे सकती है कि उन्होंने जयराम महतो को पहले कोई नोटिस दिया या नहीं दिया, और अगर नहीं दिया तो किस आधार पर जयराम महतो को सीधा गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बोकारो पहुंच गई, वो भी उनके नामांकन के ही दिन।
हमें पुलिस के बयान का इंतजार है और हमें लगता है कि पुलिस को इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर कम से कम स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए। अब कई जरूरी सवाल पर आते हैं। हम बढ़ते हैं अपने मूल सवाल की तरफ, और सवाल ये कि 2 साल पुराने मामले में पुलिस जयराम को गिरफ्तार करने के लिए नामांकन के ही दिन क्यों आई? जयराम की पार्टी और तमाम समर्थक कह रहे हैं कि यह विपक्षी पार्टियों की साजिश है कि उन्हें जेल में डाला जाए ताकि वे चुनाव जीत सकें। जेएलकेएम की तरफ से हजारीबाग से प्रत्याशी संजय मेहता ने द फोर्थ पिलर के कैमरे पर यह बात कही कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। वे कई अन्य पार्टियों और नेताओं पर भी आरोप लगा रहे थे जिनका नाम उन्होंने नहीं लिया या फिर उनका नाम लेने से वे बचते रहे। देखिए, राज्य की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन होती है और इस वक्त राज्य के गृह मंत्री खुद इस राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। ऐसे में निश्चित तौर पर पुलिस उनके कंट्रोल में होती, लेकिन चूंकि इस वक्त देश में आचार संहिता लागू है, इसमें चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा होता है। अरेस्ट वारंट होने के बावजूद पुलिस ने जयराम को भाषण देने की अनुमति कैसे दी, जिसके बाद वे निकलने में कामयाब हो गए? यह एक बड़ा प्रशासनिक चूक है जिस पर फिलहाल किसी की नजर नहीं जा रही। हालांकि इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि पुलिस इस मामले पर कोई प्रेस वार्ता यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे। हो सकता है कि यह रूटीन कार्रवाई हो जो संयोगवश 1 मई के दिन ही हुआ हो, क्योंकि उसी दिन कोर्ट ने वारंट जारी किया हो। लेकिन पुलिस को इन सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए ताकि पूरी तस्वीर आम जनमानस के बीच साफ हो सके। अब दूसरे सवाल पर आइए, यानी कि तीसरे सवाल पर दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल यह कि जयराम गिरफ्तारी देने के बजाय भाग क्यों निकले? अगर ये राजनीतिक गिरफ्तारी है तो इस गिरफ्तारी से जयराम क्यों बचे? क्यों उन्होंने वहां से निकल जाने का मार्ग किया, जबकि वे कह रहे थे कि समर्थकों से बात करने के बाद वे गिरफ्तारी देने के लिए बिल्कुल तैयार है? क्यों उन्हें इस बात की आशंका थी कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत चुनाव तक जेल में रखा जा सकता है, जिससे वे चुनाव प्रचार ही न कर पाए और इससे उनकी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ जाए? निश्चित तौर पर इसी वजह से उन्होंने भाग जाने का विकल्प चुना। ये शब्द थोड़ा कड़ा है, पर असल में यही हुआ है। संभवतः अब उनकी कोशिश है कि वे बाहर रहते हुए ही बेल ले लें और चुनाव प्रचार प्रसार शुरू करें, क्योंकि जब तक उन्हें बेल नहीं मिलता है उनके लिए चुनाव प्रचार करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पुलिस उनकी तलाश में है। लेकिन नॉन बेलेबल वारंट के बाद उन्हें बेल कैसे मिलेगी, यह कानूनी दांवपेच उनके वकील को देखना है, उनके लीगल टीम को देखना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 चीजें हो सकती। एक तो कुछ दिनों बाद उनकी गिरफ्तारी होगी, या फिर दूसरी बात यह होगी कि उनकी गिरफ्तारी न भी हो तो भी वे सार्वजनिक स्थानों पर जाकर प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि जयराम उभरे ही हैं अपने लोगों के बीच जाकर। उनकी सभाएं होती है, वे वहां जाते हैं, अपने लोगों से कनेक्ट करते हैं। ऐसे में जो ये बात कह रहे हैं कि जयराम की गिरफ्तारी से उनके प्रत्याशी होने को लेकर उनको फायदा होगा, तो आप इसे ऐसे भी समझिए कि जिस नेता की पूरी प्रोफाइलिंग इस तरीके से हुई हो कि वो जनता के बीच जाकर अपनी बात कह रहा हो और उसकी वजह से उसका आधार तैयार हुआ हो, अगर वही नेता अपने लोगों के बीच न जा पाए, चुनाव में प्रचार प्रसार न कर पाए, तो उसे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब चौथे सवाल पर आते हैं कि झारखंड की राजनीति पर इस पूरे घटनाक्रम का क्या असर पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर बुधवार के प्रकरण ने जयराम के कद को और बढ़ा दिया है, इस बात में कोई दो राय नहीं। न्यूज चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति आप देख लीजिए। जिन सीटों पर लोग उन्हें नहीं जानते थे वे भी अब जानने लगे हैं, और जयराम महतो राज्य की राजनीति में एक चर्चित नाम बन गए हैं। इसे किसी को संकोच नहीं करना चाहिए, भले उनके विरोधी ही क्यों न हो, लेकिन अब वे स्वीकार करते हैं कि जयराम एक नेता हैं और एक बड़े कद के नेता हो गए हैं। लेकिन यदि वे कुछ दिन और प्रचार प्रसार से दूर रहते हैं तो उनके लिए मुसीबत बड़ी हो जाएगी। इसकी वजह है कि जयराम और उनकी पार्टी दोनों नए हैं, उनका कोई जनाधार पहले से नहीं है। जो भी वोट देगा पहली बार देगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर उन्हें जनसंपर्क करने की जरूरत है, जो लगातार वे कर रहे हैं। लोगों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाने की जरूरत है। लेकिन चुनावों के सबसे क्रूशियल समय पे वे अगर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, या कहे कि अंडरग्राउंड होना पड़ता है, तो इसका सीधा सीधा नुकसान हमें गिरिडीह लोकसभा चुनाव के नतीजों पर देखने को मिल सकता है। दर्शकों, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ जयराम महतो या पुलिस ही दे सकती है। मसलन जयराम की गिरफ्तारी के दौरान सीआरपीएफ के होने की बात लगातार कही जा रही है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या इसका कोई इंटरलिंक है? पुलिस वारंट के बाद भी जयराम महतो को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? इसके पीछे की असल वजह क्या रही?
और जयराम महतो अब आगे क्या करेंगे? क्या वे अंडरग्राउंड रहेंगे या फिर वे अपनी गिरफ्तारी देंगे? हम इन सवालों के जवाब के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा कि यह प्रकरण आगे क्या मोड़ लेता है। जाते जाते आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो और आपको लगा हो कि हमने बहुत निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों की बात कही है, पुलिस प्रशासन पे भी चूक की बात हो रही है, जयराम महतो अगर अंडरग्राउंड हुए हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, अगर हमने दोनों ही पलड़ों पर खुलकर बातचीत की और अगर आपको हमारी ये निष्पक्षता, खुले तौर पर हमारी ये बातचीत, हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। आप बताएं इस वीडियो को शेयर करके, और कम से कम प्रशासनिक स्तर पर जितने अहले अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, कम से कम उन पर यह दबाव बने कि वे कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाएं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। क्या वाकई जयराम महतो पुलिस की पहुंच से बाहर हैं? क्या वाकई वे अंडरग्राउंड हैं? इस पर जयराम महतो भी अपना स्पष्टीकरण दें और इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन भी अपने बयान से स्पष्ट बताए कि वे किन कारणों से नामांकन के ही दिन जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंचे। वारंट कब इशू हुआ, क्यों इसके बारे में नोटिस नहीं दी गई, अगर दी गई तो उसको लेकर क्या कोई कागजात हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जा सकता है। ये कई सवाल हैं जो मुझे लगता है कि बतौर जिम्मेदार नागरिक दोनों पक्षों से पूछा जाना चाहिए। जयराम महतो से भी, जिन्होंने अपने एफिडेविट में बाकायदा ये बताया है कि उन पर ये केसेस चल रहे हैं, और पुलिस से भी कि आखिर नामांकन के दिन ही आप उनको गिरफ्तार करने के लिए क्यों बोकारो पहुंचते हैं। तो दोनों धड़ों से सवाल है। अब सवाल का इंतजार कीजिए जवाब का कि दोनों पक्ष अपने अपने स्तर पर क्या जवाब देते हैं। हम पत्रकार हैं, हमारा काम है सवाल पूछना और इसके साथ साथ आपको जानकारी देना। हमने सवाल भी पूछा और साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपको जानकारी भी दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।